Delightful good morning, everyone. This is Sonu Jha before you, and let me go ahead in the chapter of subject verb agreement. So far, we have completed 18 numbers. Now, let me touch number 19. Here we go. Take a look. A very beautiful number. 19. If, as if, wish, और एज दो। एज दो पहले मैं बहुत बेहतरीन ढंग से इन्हें लिख देता हूं, फिर बारी बारी से आपको समझाया जाएगा। हैव सपोजिशनल सेंसेस, हैव सपोजिशनल सेंसेस। में भी कुछ बच्चे को समझने में अगर दिक्कत हो कि सर सपोजिशनल सेंस किसे कहते हैं, तो हम आपको यहां पर अनफुलफिल्ड विश और डिजायर, in the sense of verb to be always take where अब आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए। पहले बहुत स्टाइलिश रूल है प्यारे बच्चों। इफ का मतलब होता है यदि या अगर। आप कई बार सुने होंगे, यदि मैं राजा होता तुम्हें अपना मंत्री बनाता, यदि मैं चिड़िया होता उड़कर तुम्हारे पास आता। हालांकि ये सुपरफिलियस हम समझते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप चिड़िया होते तो जिसको आप ये कह रहे हो कि यदि मैं चिड़िया होता उड़कर तुम्हारे पास आता, तो उस इंसान को आपकी तब आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक चिड़िया को एक व्यक्ति से आवश्यकता नहीं होता। तो सुपरफिलियस एग्जाम्पल समझिए, यदि मैं राजा होता तुम्हें अपना मंत्री बनाता। इस प्रकार का वाक्य में इफ का हिंदी मतलब हुआ यदि, अगर या काश। और एज इफ का मतलब होता है मानो। आप बचपन में पढ़े होंगे, माना करें मूल 100 रुपया। और विश का मतलब होता है इच्छा करना या कामना करना। और एज दो मतलब भी होता है मानो। अब एक बात जो बड़ा काबिले गौर है, हम यहाँ लिखे हैव सपोजिशनल सेंसेस, अर्थात इस चारों में सच्चाई नहीं होती है। दीज वर्ड्स आर फार अवे फ्रॉम द रियलिटी, ये वास्तविकता से कोसों दूर होता है। ये कल्पनात्मक वाक्य है, इन्हें आप कोरी कल्पना समझोगे। कोरी कल्पना माने ऐसी कल्पना जो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो। तो आपको बेहतर समझाने के लिए हम यहाँ लिख दिए अनफुलफिल्ड विश और डिजायर। फुलफिल्ड मतलब ऐसा सपना जो आपका पूरा हो चुका हो, लेकिन यहाँ है अनफुलफिल्ड विश और डिजायर, माने ऐसी चाहत, ऐसी इच्छा, ऐसा सपना जो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो। तो प्यारे बच्चों आगे लिख रहे हैं इन द सेंस ऑफ वर्ब टू बी, यानी टू बी वर्ब के अर्थ में, बनना या होना के अर्थ में ऑलवेज टेक वेयर, हमेशा इसके साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। हालांकि इसमें हम एक दो बात और आपको खास बतलाएंगे, बड़ा ध्यान से मुझे पहले कुछ एग्जाम्पल देने दीजिए। तो पहला एग्जाम्पल है, देखो इफ। तो इफ आई ए cricketer, I would
अर्न नेम एंड फेम। अब आपको हम ऑप्शन में दो वर्ब दे दिए, एक वाज दिए हैं और दूसरा वेयर दे रहे हैं। देखो बच्चों, ये हम भी जानते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, लेकिन इस वाक्य को ध्यान से सुनो। इफ आई अ क्रिकेटर आई वुड अर्न नेम एंड फेम। यदि मैं एक क्रिकेटर होता, अगर मैं एक क्रिकेटर होता तो मैं बहुत सारा नाम और शोहरत कमाता। अर्न मने कमाना, नेम मने नाम, और फेम मने शोहरत, प्रसिद्धि। तो यहाँ कहा जा रहा यदि मैं क्रिकेटर होता, यानी बनने और होने के अर्थ में, टू बी सेंस में अगर ये रहे, इसके साथ सिर्फ वेयर का प्रयोग करेंगे। चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर में रहे, प्लूरल नंबर में रहे, सबके साथ प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखो बच्चों, हम यहाँ वेयर का प्रयोग करेंगे। अब एक बात जो काबिले गौर है कि यहाँ वेयर का प्रयोग इस आई के चलते नहीं, बल्कि इस इफ के चलते किया गया। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मैं चिड़िया होता, उड़कर तुम्हारे पास आता। तो इफ आई वेयर ए क्रिकेटर आई वुड अर्न नेम एंड फेम। यदि मैं क्रिकेटर होता तो मैं नाम और शोहरत कमाता। अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखो बड़ा ध्यान से, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सबका एक एक एग्जाम्पल। मान लो एक एग्जाम्पल अगर हम और लिखे, इफ आई ए बर्ड I would fly to you या हर। अब इसमें भी हम आपको वाज वेयर दिए। यदि मैं एक चिड़िया होता, उड़कर तुम्हारे पास आता, या उड़कर आपके पास आता। यदि मैं चिड़िया होता, उड़कर उसके पास जाता। तो प्यारे बच्चों, ये वाक्य कल्पनात्मक है, कोरी कल्पना है। यदि मैं चिड़िया होता, मतलब मैं चिड़िया नहीं हूं, आफ्टर ऑल आई एम अ मैन, मैं एक इंसान हूं। ये वाक्य कल्पनात्मक है, तो इसलिए यहाँ इफ के चलते वेयर का प्रयोग करेंगे। अब हम आपको इफ से दो एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब हम एज इफ से एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। ही टॉक्स एज इफ he a leader। वह ऐसी बातें करता है मानो एक नेता हो। तो प्यारे बच्चों, उनके बातचीत से लगता है कि वो नेता है, लेकिन वो वास्तविकता में नेता नहीं है, ये कोरी कल्पना है। तो ही टॉक्स एज इफ ही वेयर ए लीडर। तो हम यहाँ वेयर का प्रयोग ही के चलते नहीं, बल्कि इस एज इफ के चलते वाक्य को कल्पनात्मक बनाने के लिए वेयर का प्रयोग कर रहे हैं। अब एक विश का एग्जाम्पल आप अक्सर ग्रामर में देखोगे, एक एग्जाम्पल आपको नजर आएगा, प्राय इंटर काउंसिल के क्वेश्चन में भी हम देखते हैं। आई विश आई वेयर ए किंग। तो मुझे लगता है कि यहाँ अब राजतंत्र नहीं रहा, अब लोकतंत्र है। तो हमें राजा बनने की कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री बनने की कामना करनी चाहिए। पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ। देखिए, दो ठो इफ से दिए, एगो एज इफ से दिए, एगो विच से दे रहे हैं। विश से आई विश आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मैं कामना करता हूं भारत का प्रधानमंत्री बनूं। प्यारे बच्चों, ये बड़ा खूबसूरत देश है, यहाँ हर जनमानस को वहाँ तक पहुँचने का अवसर मिलता है। सच बोलना अगर बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूँ, लेकिन आप जानते हो एक चाय बेचने वाले अभी इस देश के प्रथम ओहदे पर नियुक्त है, जहाँ से वो देश को रोटेट करते हैं। तो आप भी सपने देखिए, सपना देखना अच्छी बात है। गेट ड्रीम गेट सक्सेस, सपने देखो और साकार करो। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते थे, आई विश आई वेयर ए किंग। तो चूंकि अब राजतंत्र है नहीं, राजा बनने का कोई भांज नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में हम विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो बन ही सकते हैं, इसलिए सोच बड़ा रखो। तो आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ देखिए, हम यहाँ आई के चलते नहीं, बल्कि विश के चलते वेयर का प्रयोग कर रहे हैं। आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम आशा करते हैं। अब एक जाते जाते एज दो का भी एग्जाम्पल दे देते हैं। ही टॉक्स एज दो
as though he my elder brother. अब प्यारे बच्चों देखो, हम इफ, एज इफ, विश, एज दो चारों से एग्जाम्पल दे दिए। 5 एग्जाम्पल हो गया, 2 इफ से, एक एज इफ से, एक विश से और एक एज दो से। ही टॉक्स एज दो, THOUGH है लिखा हुआ, ही टॉक्स एज दो ही माई एल्डर ब्रदर, वो ऐसी बातें करता है मानो मेरा बड़ा भाई हो। तो प्यारे बच्चों ये एज दो के चलते यहाँ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो हम आशा करते हैं यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि मैं ऊपर तक जाने वाला हूँ, मैं 2 कदम इससे और आगे बढ़ूँगा। तो हम इस एग्जाम्पल को मिटा कर 2 एग्जाम्पल आपके लिए कॉमन एरर्स लिखते हैं। भविष्य में जब कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो उसमें इस टाइप का एग्जाम्पल रहता है कॉमन एरर्स के रूप में अलग अलग जगह पर। तो इसी से रिलेटेड हम आपको 2 एग्जाम्पल देते हैं। देखें आप कितना जल्दी मुझे मोटिवेट कर पाते हो। फिर एक बार सुन लो, इफ, एज इफ, एज इफ, विश, एज दो हैव सपोजिशनल सेंसेस, ऑलवेज टेक वेयर इन द सेंस ऑफ टू बी फॉर्म। जब बनने या होने का अर्थ, यदि मैं क्रिकेटर होता, यानी यदि मैं क्रिकेटर बनता या यदि मैं क्रिकेटर होता, तो जब टू बी फॉर्म के अर्थ में आए तो इसके साथ सिर्फ वेयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर टू बी फॉर्म में नहीं हो तो और भी कुछ हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे। अब 2 एग्जाम्पल हम आपको सेट से देते हैं, 2 एग्जाम्पल सेट का। जल्दी जल्दी आप इसका एग्जाम्पल मुझे मोटिवेट कीजिए। 2 एग्जाम्पल सेट का देते हैं। ये बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल है मेरे लिए। ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के सेट में भी एग्जाम्पल को आप देखेंगे। अक्सर बच्चे अलग अलग सेट लेकर आते हैं क्लास में, उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो एक एग्जाम्पल देखो कॉमन एरर्स के रूप में, इफ महात्मा गांधी was alive, he would start weeping, to see the present condition of India, to see the present condition of India। प्यारे बच्चों, अब अभी आपको हम बताए कि जब ये सपोजिशनल सेंस में रहे, इफ महात्मा गांधी ए वाज अलाइव, बी ही वुड स्टार्ट वीपिंग, सी to see the present condition of India, D and at last no error, A। तो अभी आपको ऊपर बतलाया गया इफ, एज इफ, विश, एज दो अगर टू बी फॉर्म को डिनोट करे तो वर्ब वेयर का प्रयोग करते हैं। यदि महात्मा गांधी जीवित होते तो भारत की वर्तमान स्थिति को देखकर बहुत रोते। सच भी है, क्योंकि आज कम्युनलिज्म, फेमिनिज्म, नेपोटिज्म देख ही रहे हो। तो ये इस एग्जाम्पल में हम क्या देखें, इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव, यदि महात्मा गांधी जीवित होते, यानी महात्मा गांधी जीवित नहीं है, ये कोरी कल्पना है। तो ऐसी स्थिति में पहले ही आपको मोटिवेट करके दिया गया प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ वाज नहीं होगा बल्कि वेयर होगा। अब ये वाक्य सही हो गया कि इफ महात्मा गांधी वेयर अलाइव, अगर महात्मा गांधी जीवित होते, ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, तो भारत की वर्तमान स्थिति को देखकर बहुत रोते। अगर आप बहुत बेहतर इसे समझ गए हो तो ये रहा एक एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल जो अभी हम लिख रहे हैं, ये 1990 के बेंगलोर बैंक पीओ एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बड़ा ध्यान से देखिए इसको। इफ आई वॉज यू, आई would have told the chairman to keep his mouth shut
नो एरर। ए बी सी डी और ई। इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं अध्यक्ष महोदय को मुंह बंद करने के लिए कहता। तो यहां देखो बच्चों, अगर मैं तुम्हारे जगह होता, अर्थात मैं तुम्हारे जगह नहीं हूं, एक कोरी कल्पना है, तो इस वाक्य में कहां गलती है? वाज के जगह में वेयर होगा। हम आशा करते हैं इस नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिटाने दो, मिटाने दो। लेकिन प्यारे बच्चों, दुनिया यहीं खत्म तो नहीं हो जाती है। ये तो हम आपको बताए जब ये सपोजिशनल सेंस को डिनोट करे, यानी अनफुलफिल्ड विश डिजायर टू बी फॉर्म को एक्सप्रेस करे, तो ऐसी स्थिति में इसके साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। अब लास्ट में जाते जाते आप एक एग्जाम्पल देखें, बहुत छोटा ऐसा है। ही टॉक्स एज इफ ही वेयर ए न्यू कार। अब देखो बच्चों, इसमें कहाँ गलती है? वह ऐसी बातें करता है मानो एक नया कार था। कोई आदमी नया कार हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके पास एक नया कार था, ऐसा हो सकता है। तो ही, अब देखो इस सेंटेंस में कहाँ गलती है? ही टॉक्स एज इफ ही वेयर ए न्यू कार, नहीं ही हैड ए न्यू कार। अब कहोगे सर यहाँ पर हैड कैसे आ गया? आप तो अभी कुछ देर पहले बताया वेयर का प्रयोग करेंगे। तो आप जितना भी एग्जाम्पल इससे पहले देखे होंगे, तो आप इफ आई वेयर ए क्रिकेटर, यदि मैं क्रिकेटर होता, मतलब इंसान की बात हो रही है, इंसान ही क्रिकेटर होता है। दूसरा एग्जाम्पल में इफ आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, मतलब मैं चिड़िया नहीं हूँ, आफ्टर ऑल आई एम ए मैन, मैं एक इंसान हूँ। तीसरा एग्जाम्पल देखे होंगे, आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब मैं कामना करता हूँ भारत का प्रधानमंत्री बनूं। प्रधानमंत्री कोई इंसान ही बनेंगे। चौथा एग्जाम्पल में आपको दिया गया, ही टॉक्स एज दो ही वेयर माई एल्डर ब्रदर, वो ऐसी बातें करता है मानो मेरा बड़ा भाई हो। बड़ा भाई कोई न कोई इंसान होगा। तो बात जब पर्सन की हो, यानी ह्यूमन बींग्स को डिनोट किया जाए तो वेयर का प्रयोग करेंगे, और समथिंग को डिनोट किया जाए तो हैड का प्रयोग करेंगे। इस एग्जाम्पल को देखिए, ही टॉक्स एज इफ, वो ऐसी बातें करता है मानो एक नया कार था। तो ऐसा तो संभव नहीं है, उसके पास एक नया कार था। तो इस सेंटेंस का सेंटर ऑफ डिस्कशन कार हो गया, इसलिए यहाँ वेयर नहीं हैड। अगर आप मेरी बातों को बहुत बेहतर समझ गए तो ये रहा लास्ट सवाल, कॉमन एरर्स। इफ ही हैड ए few hours to spare, if he had a few hours to spare, he would spend them in a public library, in a public लाइब्रेरी। प्यारे बच्चों, अब यहां देखो इस वाक्य में देखो तो कहां गलती है? अब यहां देखो, इफ ही हैड ए फ्यू आवर्स टू स्पेयर, अगर उसके पास कुछ घंटे होते खर्च करने के लिए, यानी अगर उसके पास कुछ घंटा बचा हुआ होता, तो ही वुड स्पेंड देम इन ए पब्लिक लाइब्रेरी, तो वो उस घंटे को, माने उस बचे हुए समय को एक पब्लिक लाइब्रेरी में, पब्लिक पुस्तकालय में खर्च करता। तो प्यारे बच्चों, यहां सेंटर ऑफ डिस्कशन मेरा क्या है? फ्यू आवर्स, यानी ये समथिंग को डिनोट कर रहा है, इसलिए वाक्य पहले से सही है। चलिए अब हम लोग 19 नंबर से 20 नंबर में चले जाते हैं। 20, हम आशा करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट मी टच नंबर 20। अब चूंकि एक बड़ा रूल दिए तो एक छोटा रूल दे देते हैं, क्योंकि अक्सर मुझे कहा जाता है कि सर वीडियो थोड़ा छोटा बनाइए, छोटा बनाइए, तो अब एक छोटा ऐसा रूल दे देते हैं जो बहुत जल्दी हो जाए और समझ भी जाओ उसे। बहुत ध्यान से देखिए अगला रूल 20, नंबर 20। इफ एन इन्फिनिटिव और a gerund used
as a if an infinitive or a gerund used as a subject in a sentence बहुत ध्यान से सुने, if an infinitive or a gerund used as a subject in a sentence always takes a singular verb, always takes a singular verb. प्यारे बच्चों, हम यहाँ लिखे इफ एन इन्फिनिटिव और ए जिरंड यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। अगर एक इन्फिनिटिव या एक जिरंड किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है। जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में पहला सवाल आया होगा कि सर इन्फिनिटिव किसे कहते हैं और जिरंड किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ लिख देते हैं स्ट्रक्चर। देखो, 2 प्लस V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। 2 प्लस V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं। 2 प्लस V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। 2 प्लस V1 को हम इन्फिनिटिव कहेंगे। 2 प्लस V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। ठीक, और यहां V1 प्लस ING इज कॉल्ड जिरंड। V1 प्लस ING इज कॉल्ड जिरंड। ये आप जीवन भर इसे याद रखेंगे। हालांकि जब हम लोग नॉन फिनाइट चैप्टर में पहुंचेंगे तो आपको इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल के संदर्भ में विशेष कर बतलाया जाएगा। तो फिलहाल चूंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का में इसका चर्चा हुआ है, जिक्र हुई है, तो समझाना मेरा धर्म है। प्यारे बच्चों, 2 प्लस V1 इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, V1 प्लस ING इज कॉल्ड जिरंड। मैंने 2 प्लस V1 को इन्फिनिटिव कहते हैं और V1 प्लस ING को जिरंड कहते हैं। आगे हम लोग नॉन फिनाइट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर एक बार फाइनल टच में समझो, अगर एक इन्फिनिटिव या एक जिरंड किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट बनकर आए, सब्जेक्ट बनकर, तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, टू वॉक गुड फॉर हेल्थ। अब देखो बच्चों, 2 प्लस V1 इज इक्वल टू इन्फिनिटिव लिखा दिया। इसी वाक्य को दूसरे स्टाइल से लिख सकते हो, वॉकिंग गुड फॉर हेल्थ। वेरी गुड। अब काबिले गौर क्या है, 2 प्लस V1, तो यहां देखो 2 है और वाक V1 है। और ना सिर्फ ये 2 प्लस V1 इन्फिनिटिव है, बल्कि इस वाक्य का सब्जेक्ट भी यही है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि क्या करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो आप मुझे प्रति उत्तर दोगे, सर टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये 2 वाक इस वाक्य का सब्जेक्ट है। और यही वहां ऊपर लिखा गया है कि इफ एन इन्फिनिटिव और ए जिरंड यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। अगर एक इन्फिनिटिव या एक जिरंड किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट बनकर आए तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ये इन्फिनिटिव है और इस वाक्य का सब्जेक्ट है, इसलिए टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। V1 प्लस ING। अब यहां देखो वॉक है V1, इसी में ING जुड़ गया, वॉकिंग हो गया, जिरंड के रूप में आया। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हिंदी अर्थ दोनों का एक जैसा ही है। प्यारे बच्चों, 2 एग्जाम्पल हम फटफट और दे देते हैं। टू सिंग एन आर्ट, गाना एक कला है। सभी लोग गा नहीं सकते हैं, सभी लोग लता दीदी, कुमार सोनू
सोनू निगम नहीं हो सकते हैं, मोहम्मद रफ़ी, किशोर दा नहीं हो सकते हैं। और इसी वाक्य को दूसरा वर्जिन, इसी को अब देखो बच्चों, पहला क्या लिखे, बहुत ध्यान से देखिए। टू सिंग एन आर्ट, गाना एक कला है, तो टू सिंग इज एन आर्ट। टू प्लस V1 ना सिर्फ ये इन्फिनिटिव है बल्कि इस वाक्य का सब्जेक्ट भी है। सिंगिंग फिर V1 प्लस ING ना सिर्फ ये जिरंड है बल्कि इस वाक्य का सब्जेक्ट भी है। सिंगिंग इज एन आर्ट। अब जाते जाते एक एग्जाम्पल और, एक कॉमन एरर्स नहीं लिखेंगे तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा आपको बताने में, तो ये रहा लास्ट में जाते जाते। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, however walking and running is useful for our physical strength. No error. अब बहुत ध्यान से देखो आप, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। देखो बच्चों, यहां तक तो वाक्य सही है कि टहलना एक व्यायाम है, लेकिन जब इससे आगे आप बढ़ते हो तो however वॉकिंग एंड रनिंग इज यूजफुल, बहुत काबिले गौर है। Earlier I have spoken in previous video when two subjects, two or more than two subjects or nouns are joined by and the verb will be plural. That's what walking and running. तो आप यहाँ देखो इस वाक्य में कहाँ गलती है। However walking and running दो अलग अलग सब्जेक्ट है और and से जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ इज नहीं आर होगा। आप दुखी ना होएं, अभी तक हम लोग वो एंड वाला रूल नहीं पढ़े हैं, 20 नंबर पहुँच गए हैं, अगला वीडियो में आपको जरूर पढ़ाया जाएगा। तो हम आशा करते हैं इसको बट में लिख दीजिए, चूंकि यहाँ दो अलग अलग सब्जेक्ट, मान लो अगर रहेगा टू सिंग एंड टू डांस आर गुड आर्ट्स, अब यहाँ आर इसलिए होगा चूंकि दो अलग अलग सब्जेक्ट और दोनों को एंड से कनेक्ट कर दिया गया है। तो हम आशा करते हैं कि आज 19 और 20 ये दो नंबर में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।